और इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और साथियों को, हमारे तमाम पूरे कैडर को इस बारे में फैलाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मीडिया के बारे में कोई बहुत ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है। ये बात अब खोज हो चुकी है। और ये भी खुशी की बात है कि इस मौके पर मुल्क के अंदर मीडिया के बारे में अपनी जिम्मेदारी का एहसास पहले के मुकाबले में बढ़ना शुरू हुआ, और इसीलिए हमें सोशल मीडिया का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। और हमारे लोग तो जो देश को रियल डेमोक्रेसी और सेकुलर वैल्यूज पर बाकी रखना चाहते हैं, जो समानता चाहते हैं, जो पीस एंड जस्टिस चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया के उन तमाम चैनल्स को बल पहुंचाना चाहिए, ताकत देनी चाहिए, जो इन वैल्यूज पर यकीन रखते। जी, मीडिया पर बायकॉट के बारे में हम साहब की भी हम लोग राय लेंगे, लेकिन नुमानी साहब एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि तबलीगी जमात के बारे में हाल ही में लोगों ने ये नाम सुना है, उसके बारे में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको खासकर कोई जानकारी नहीं है। तो क्या तबलीगी जमात है, उनमें क्या काम होते हैं, क्या कोई गलत काम होता है या नहीं, इसके बारे में कुछ अल्फाज। मैं इसमें लूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने मुझसे किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने मुझसे किया। देखिए, इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम कोई एक जात का नाम नहीं है। जैसे किसी ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया तो उसे ब्राह्मण बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो ब्राह्मण हो जाता है। ऐसा इस्लाम का मामला नहीं है। मुस्लिम के घर में अगर कोई पैदा हो गया तो वो धार्मिक हिसाब से, कानून के हिसाब से वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो ठीक है, वो सरकारी कागजात में उसका रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखा जाएगा, लेकिन इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक जिंदगी के कुछ नियम है। तुम्हारे विचार कैसे हों, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हों, तुम्हारा आपस में इंसानों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ संबंध कैसा हो। तुम कोई काम करो तो तुम्हारी दिल की नीयत क्या होनी चाहिए, कितने निष्काम लोग के साथ तुमको अच्छे काम करने चाहिए। अपने पर्सनल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट के बजाय तुमको समाज का इंटरेस्ट देखना चाहिए, और जहां तुम्हारा अपना इंटरेस्ट और समाज का इंटरेस्ट क्लैश करे, वहां तुमको समाज के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। तुमको बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तुमको शराब नहीं पीनी चाहिए, नशे की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक पूरा सिस्टम है, वो इकोनॉमिक सिस्टम भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, सोशल सिस्टम भी है, फैमिली सिस्टम भी है। तो तबलीगी जमात का क्या मकसद है? तबलीगी जमात का एक ही मकसद है कि भाई तुम असली इस्लाम बनो, मुसलमान बनो। नस्ली मुसलमान का होना काफी नहीं है। तुम्हारा नाम राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि तुम मुसलमान हो, पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि तुम्हारा रिलीजन इस्लाम है, इट इज नॉट सफिशिएंट, ये काफी नहीं है। तुमको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना हो, ये काम है तबलीगी जमात। इसके बियॉन्ड तबलीगी जमात कुछ नहीं कर सकती। उसका एरिया बिल्कुल एकदम लिमिटेड है। लोगों को उससे ये शिकायत तो हो सकती है कि वो लोग राजनीति, कोई उनका अपना पॉलिटिकल गोल है, बहुत ही पॉजिटिव सोच के सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में पूरी दुनिया में इतना ऑर्गेनाइज तरीके पर ये काम हो रहा है, तो आप जानते कोई ऐसी मास मूवमेंट होती है तो उसमें लोग, एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एक सा नहीं होता। तो इसी तरह उनमें भी 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जहां तक इन खबरों का सवाल कि अस्पताल में उन्होंने अश्लील हरकतें की और मीट मांगा और बिरयानी मांगी और भी अजीब अजीब बातें जिनको कहना भी मुश्किल है, इसका तो खंडन खुद हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने कर दिया। इसको तो डिनाई कर दिया और नर्सों ने, फीमेल नर्सेज ने। इसके खिलाफ पुलिस ऑफिसर्स ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर दिया। नोएडा पुलिस की तरफ से आया
सहारनपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो खबर आई थी जी न्यूज की तरफ से कि वहाँ 11 लोग पॉजिटिव पाए गए तबलीगी जमात के, नॉर्थ ईस्ट ने इसका सख्ती के साथ खंडन किया, इवन इसको वार्न भी किया प्रेस काउंसिल ने भी और कोर्ट ने भी। तो ये तो बिल्कुल गलत खबर है। तबलीगी जमात के लोग इस मुल्क में जितना मैं जानता हूँ बहैसियत मजमूई टोटलिटी वो बहुत अच्छे लोग हैं, और वो तो इस मूवमेंट को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाखों की तादाद में वो मूवमेंट जो चाहती, जो जिस मूवमेंट का मकसद है समानता, न्याय और ये सारे मजलूम समाज का एक मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना और ये आंदोलन का चलाना, इसमें तबलीगी जमात की जो इंडिविजुअल्स हैं, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, ये भी बहुत गलत बात है कि उसमें जाहिल लोग, सिर्फ जाहिल लोग। भाई हमारे देश की अक्सर आबादी ही इलिटरेट है, तो क्या उनका हक नहीं है कि उनको अच्छा इंसान बनाया जाए? उनमें जो क्रिमिनल्स बन जाते हैं लोग तो वो भी हैं, लेकिन प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और आप विदेशों में जाकर देखेंगे तो बीबीसी के डायरेक्टर का बेटा वो खुद कन्वर्ट हुआ, अब याहिया उसका नाम है, एक जमाने में उससे बहुत टच में था वो, तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा नौजवान, उसने बहुत इंस्पायर किया है लोगों को। तो ये तो पूरी दुनिया में बात कर रही है। इसलिए तबलीगी जमात के बारे में जो विशेष प्रोपेगेंडा है, मैं अपने तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों नौजवानों से बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये कहूँगा कि इसका बिल्कुल यकीन न करें, बल्कि जब हालात थोड़ी बेहतर हो जाए तो मैं तबलीगी जमात के लोगों से भी कहूँगा कि आप जरा और ज़्यादा भाईचारा बनाइए, अपने पड़ोस के नॉन मुस्लिम लोगों के साथ मिलिए जुलिए, उठिए बैठिए, और जब वो आपको देखेंगे, आपका व्यवहार और कैरेक्टर देखेंगे, तो वो खुद ही इस प्रोपेगेंडे को झूठा मान लेंगे। और इससे देश में मुझे लगता है कि इस भाईचारा बनाने वाले और समानता कायम करने वाले और एक सोशल जस्टिस के लिए चलाई जाने वाली हमारी ये तहरीक, इसको और नई ताकत दी। जी मिश्रम साहब, अभी नुमानी साहब ने जो जिस बात का जिक्र किया कि मीडिया का बायकॉट करना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? ये एक विकल्प है मीडिया को सबक सिखाने का? मीडिया का बायकॉट करने के लिए अगर हम लोग कहते हैं तो इसके लिए मैं ऐसा कहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश भर में मीडिया के विरोध में एक संगठित अभियान चलाया जाए। मैं इसके पहले मीडिया के विरोध में एक अभियान चलाया था और इसका नाम रखा था ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। तो दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर इसके विरोध में प्रचार अभियान शुरू करना चाहिए और प्रचार अभियान के दौरान सारे देश भर में लोगों को बायकॉट करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा काम बायकॉट करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा काम, बायकॉट होने के बाद लोगों को डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन का सोर्स तो चाहिए। बगैर इंफॉर्मेशन से तो आज की दुनिया में जितना हम लोगों को खाने के लिए फूड चाहिए, उतना दिमाग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसके लिए हम लोगों को मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ये मीडिया वैकल्पिक तौर पर, अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर हमें सोशल मीडिया को डेवलप करना चाहिए। एक तो अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा करना चाहिए और अल्टरनेटिव मीडिया में सोशल मीडिया को सबसे बड़ा मीडिया हमारे लोगों को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बनाना चाहिए। ये चौथी बात। और पांचवी बात, इसको संगठित रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर करना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और बहुत बड़ा, जब हमारी संख्या ज्यादा है
तो स्वाभाविक रूप से देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले ज्यादा होंगे। अगर हम संगठित रूप से ऐसा करने का काम करें तो इसके लिए मैं आने वाले समय में जैसे ही कोरोना महामारी का मामला खत्म हो जाएगा, इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने का इस मौके पर ऐलान करता हूं और एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करने के लिए समाज को तैयार करने की दिशा में कोशिश करें। और आशा करता हूं कि नोमानी साहब भी इस काम में सहभागी होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, क्योंकि वो भी संगठित रूप से ऐसा काम करने के लिए जरूर तैयार है और दूसरे लोगों को भी तैयार किया जा सकता है। नोमानी साहब, एक तो बात हो गई कि मीडिया का मतलब देखना नहीं चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन दूसरी भी एक बात है कि चैनलों पर कुछ लोग जाते हैं, मुस्लिम मौलाना हैं, वो भी लोग वहां पर जाते हैं और फिर उनके ही विरोध में उनके मुंह से बुलवाया जाता है। तो क्या केवल देखने तक ही ये बहिष्कार करना चाहिए या चैनलों में यानी जो चर्चाएं होती है, डिबेट होते हैं, उसमें जाने के लिए भी बहिष्कार करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि खास तौर पर वो चैनल जो मोटिवेटेड हैं, बाइस्ड हैं और जिनका अपना एजेंडा एब्सोल्युटली क्लियर है, ऐसे चैनलों का तो टोटल बहिष्कार करना चाहिए, वहां जाना ही नहीं चाहिए। अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता उन लोगों पर जो इसके बावजूद कि बार बार ये अपीलें की जा रही हैं समाज की तरफ, समाज के बुद्धिजीवियों और इंटेलेक्चुअल्स की तरफ, फिर भी कुछ लोग जाते हैं, सब लोग तो बात नहीं मानते। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि ऐसे चैनलों का तो बिल्कुल बाइकआउट किया जाना चाहिए जिनके बारे में कोई शुबा बाकी नहीं रह गया है कि वो किसी गलतफहमी में नहीं है, बल्कि वो एक पूरी तरह बाइस्ड होकर एक ही एजेंडा प्रमोट करना चाहिए। जी, मरकज निजामुद्दीन के जब ये मामला सामने आया तब मौलाना साद की जगह पर कुछ मीडिया हाउसेस ने वेबसाइट पर आपकी तस्वीर लगाई गई थी, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं कुछ मीडिया हाउसेस नहीं, जहाँ तक मुझे अभी तक इत्तला मिली है 23-24 है मीडिया हाउसेस, मैंने उन सब के खिलाफ लीगल नोटिस इशू करवा दिया है। 2 लॉयर्स को इंगेज करके उनकी तरफ से सबके नाम लीगल नोटिस जा चुका है और अब उसके जवाबों का इंतजार है और उसके बाद हम लीगल कार्रवाई पूरी करेंगे। जैसे जैसे हमें उनका जवाब मिलता जाएगा तो कानून के मुताबिक हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते चले जाएंगे। ये एक शुरुआत है। मैं 2-2.5 साल से इस बात को कहता रहा हूँ और हमारे इस्लाम जी भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि मैं ये बात कहता रहा हूँ कि मीडिया हाउसेस की इन शरारतों पर अब चुप नहीं बैठे, अब हमको कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस के कुछ हुदूद और लिमिटेशंस हैं और जहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है वहीं पर हमको इस बात के भी कानून मजबूर करता है कि हम किसी को डिफेम न करें, फेक न्यूज न छापें। तो इस वक्त तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि शायद दुनिया में चैंपियन बन गए हैं हमारे बहुत से चैनल फेक न्यूज। इन अमेरिका में और कहाँ जो मीडिया को मॉनिटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो दुनिया का सबसे झूठा मीडिया इस वक्त इंडियन मीडिया को करार दे रहे हैं। एज एन इंडियन इस बात को कहते हुए भी मुझको बहुत दुख भी हो रहा है, शर्म भी आ रही है। तो ये तो लीगल कार्रवाई मैंने तो शुरुआत कर दी है और मैं इस बात करता हूँ मोर्चे की तरफ से और पूरे देश के स्तर पर मीडिया के खिलाफ लीगल कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू हो जानी चाहिए। हमारी इस्लाम जी के सिलसिले में बात भी होती रही है, हो सकता है कि शुरू करा दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द मुल्क के कोने कोने से मीडिया। हेलो, ओके,
आप दोनों से भी मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन को पहले 24 मार्च से शुरू किया गया, उस वक्त भी वो कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रिपरेशन नहीं था लॉकडाउन का। केवल 4 घंटे का समय राज्य सरकारों को दिया गया लॉकडाउन का प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद सारे देश भर में लोगों में पैनिक फैल गया, घबराहट फैल गई, लोग सड़कों पर उतर आए, राशन की दुकानें हो या अन्य दुकानें, वहां पर लोगों ने भीड़ करना शुरू कर दिया। कल जब 14 अप्रैल को जब नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन को बढ़ाया 3 मई तक, उसके बाद फिर मुंबई में और सूरत में देखा गया कि लोग हजारों की तादाद में लोग जो है वो मजदूर खासकर घरों अपने अपने घरों में जाने के लिए बाहर निकले, हजारों की तादाद में सड़कों पर आए। तो ये लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के, और ये जो मजदूर वर्ग है, जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार जिसे कहा जाता है, उनके लिए कि किसी प्रकार की कोई सुविधा या उनका विचार किए बगैर ही ये लॉकडाउन किया गया है, ये सरकार की असफलता है या नहीं, ये बताइए। मिश्राम साहब से पहले आप। मैं पहले जवाब दूं या मिश्राम जी? जी 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 नोमानी साहब आप। मैं बोलता हूँ। देखिए, हमारा ये सरकार ने पहली बार बगैर किसी तैयारी के इतना बड़ा ऐलान किया हो, ऐसा नहीं है कि जितने फैसले करती है जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले होते हैं, किसी होमवर्क के बगैर, किसी विशेषज्ञों और एक्सपर्ट के मशवरे के बगैर, कोई प्रोफेशनल ओपिनियंस लिए बगैर, खुदा जाने कौन इनको पंडित सुझाता है और कहाँ से इनको ये राय मिलती है, तो वो अचानक आते हैं और नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। सारे देश ने देखा कि नोटबंदी के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। ऑलरेडी जो दूसरे नोट थे वो छपे भी नहीं, उसके छपने में हफ्तों लग गए, और उसके बाद उसका साइज भी गलत छपा। एटीएम मशीनों के साइज में वो नोट ही नहीं निकल पा रहे। तो फिर एटीएम मशीनों के साइज को शर्म आती है। एक 8वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा भी शायद कोई ऐसा काम नहीं करे। जीएसटी कानून बना, जरा पूछिए इनकम टैक्स लॉयर से और कॉमर्स स्पेशलिस्ट से और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे पूछिए कि उनको 2 साल लग गए जीएसटी कानून को समझने में। किस कदर गलत मैं किसी तैयारी के ये कानून बना। ये इनके जितने भी ऐलान होते, अब ये जो इन्होंने ऐलान किया लॉकडाउन का, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है ये बातें कहते हुए। तो गुलामी की मानसिकता हमारे इन लोगों के जहनों में आज तक नहीं थी। उन्होंने सुना कि वुहान शहर में लॉकडाउन हो गया, उन्होंने सुना कि इटली में लॉकडाउन हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम भारत में भी लॉकडाउन करते हैं, इसलिए कि जो गोरा करता है वही हमको भी करना है। तो डीएनए एक है ना, तो वो डीएनए की वजह से भी शायद ये प्रॉब्लम हुआ हो। उन्होंने कोई फर्क ही नहीं समझा कि क्या फर्क है इटली में। इटली में हर वो शख्स जो बेरोजगार है उसका सोशल सर्विसेज के लिए मंथली सरकार की तरफ से बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाए। होम डिलीवरी सर्विस इतनी शानदार है कि आप 2 बजे रात को भी अगर कोई चीज मांगते हैं तो आपको विदिन 15 मिनट्स वो चीज आपको घर पर पहुंच जाती है। तो हमारे मुल्क में ये सुविधाएं नहीं है, हम इतने डेवलप नहीं हैं। फिर उन मुल्कों की आबादी तो हमारे बम्बई शहर से भी आधी है। हमारे मुल्क की आबादी बहुत बड़ी है, तो उस आबादी के अंदर जो मोर देन 60% आबादी है वो इन्हीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेली वेजर्स की आबादी। कुछ प्लान ही नहीं किया। और फिर ये भी हमने नहीं सोचा कि अक्सर नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में आकर बेचारे अपना रोजी रोटी कमाते। यूपी के करोड़ों लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, आसाम के लोग, इनका क्या होगा, कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने। और जो बाहर निकल रहा है उसको डंडों से ऐसे मारा जा रहा है जैसे बड़ा क्रिमिनल है। ये सब इस बात को दर्शाता है कि इन लोगों के अंदर सत्ता चलाने की कोई सलाहियत नहीं। और एक ही एजेंडा है इनका, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, लोगों को आपस में बांटो, और सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि गोया देश की 80% 85% गरीब आबादी मर जाए तो मर जाए, दे डोंट केयर। ये सारे लोग हमारे मजदूर भाई बहन, ये सारे लोग किस समाज से ताल्लुक, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के समाज के लोग। तो खुदा करे कि मेरी ये बात गलत हो कि
इनके मर जाने और भूख से मर जाने या वायरस से मर जाने से मैं इनको कोई कंसर्न नहीं रखता। मैं फिर दोहराता हूँ, खुदा करे कि मेरी ये बात गलत है, लेकिन हालात तो यही बताते हैं, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है। आज कल भी जो हमारे प्रधानमंत्री ने आकर ऐलान किया, तरस गए कान ये सुनने के लिए कि शायद इतनी आलोचना और इतनी मुसीबत भरे करोड़ों लोगों के देखने के बाद कम से कम वो कोई कंप्लीट प्लान अनाउंस करेंगे, किस तरह इन मजदूरों को घर पहुंचाया जाएगा, किस तरह इनको हम राशन पहुंचाएंगे, किस तरह इनकी सुविधाएं हमको, कुछ भी नहीं है। बल्कि ऐलान कर दिया गया कि देश के पास भंडार है, लेकिन वो भंडार पहुंचेगा कैसे इन भूखे प्यासे लोगों के पास? इसका कोई व्यवस्था या शायद की नहीं गई या हमको बताई नहीं गई। फिर चोर बाजारी इस वक्त भी हो रही है। कल ही खबर आई है कि बीजेपी के एक एमएलए साहब के राशन जो बांटने के लिए दिया गया था उसको बेच रहे थे, उसको अरेस्ट किया गया। ये 2-3 जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं। मतलब इस हद तक हम लोग गिर गए हैं। और उसकी वजह यह है कि शायद 100 साल से जो इनकी ट्रेनिंग हुई है उस परिवार की तरफ से, वो बस एक दंगा, लड़ाई, सिविल वार, सांप्रदायिक तनाव, जात धर्म की बुनियाद पर देश को बांटना और बांटकर उन सबको उनकी अपनी आइडेंटिटी छीनकर उनको कोई और आइडेंटिटी देकर उनके वोट हासिल करके मेजोरिटी पे जाना, यही इनका काम है। गवर्नेंस से इनको कोई मतलब नहीं, समाज की जरूरतें पूरा करने से इन्हें कोई मतलब नहीं। बहरहाल अब मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अब इस मजलूम समाज को इस देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत दिन तक चलेगी नहीं। हमें अपने आप को एजुकेशनली भी तैयार करना होगा, हमें अपने आप को स्पिरिचुअली और मॉरली भी तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे हाथ में अगर कोई एक जिम्मेदारी आती है तो हम तो चोरी न करें, हमारे लोग ये लूटमार न बचाएं, हमारे लोग डिस्क्रिमिनेशन न करें। इसलिए कि आलोचना करना बहुत आसान है और खुद अच्छा कैरेक्टर पेश करना उतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस मौके से फायदा उठाकर आपके चैनल से करोड़ों लोगों तक ये संदेश खुदा करे के पहुंचे कि इस वक्त हम अपने कैरेक्टर को भी से बेहतर बनाएं, और इसके लिए बेहतरीन मौका है कि हम कानून का पालन करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेते हुए अपने आसपास के उन तमाम लोगों तक हम जरूरत की चीजें पहुंचाने का इंतजाम करें जो इसकी उनको फौरी जरूरत है। जी मिश्राम साहब। मैं ये खास तौर पर सरकार के द्वारा असंगठित मजदूरों के बारे में किसी प्रकार का प्लान बनाया गया हो, गरीबों के बारे में कोई प्लान बनाया गया हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की रिटर्न कॉपी पहुंची हो, ऐसी कोई बात अभी तक हमारे जानने में नहीं आई। और जो 1,70,000 करोड़ का बजट है, उस बजट में गरीबों को मदद देने की कोई बात है नहीं। जी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड अगर है तो वो जिस स्टेट के, जिस जिले के, जिस गांव के हैं वहां है, और ये असंगठित मजदूर अपने अपने राज्यों से निकलकर दूसरे राज्यों में गए हैं, वहां उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है और वहां वो फंसे हुए हैं। उनको किसी प्रकार की कोई मदद, सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है मगर उनको मदद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है, एक साइकोलॉजिकल समस्या है कि वो परिवार से कट गए और कई दिन से परिवार से दूर है, और एक प्रकार से ऐसे कैंप में रह रहे हैं जहां 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लोग इकट्ठा रह रहे हैं। वहां उनकी कुछ साइकोलॉजिकल समस्याएं भी पैदा हो रही है, उसको भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यानी ओवरऑल ये देखा गया कि इतना बड़ा प्लान बनाया गया, इस प्लान में इन मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में, उनके राशन के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में बहुत गंभीरता से घोषणा करने के पहले सोचा गया,
न पहली बार सोचा गया न दूसरी बार सोचा गया, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि जो फैसला करने वाले जो लोग हैं, सरकार है, वो लोग एक बात है। दूसरा, इसकी लड़ाई डॉक्टर लोग लड़ रहे हैं, नर्सेस लड़ रहे हैं, और सफाई कर्मी के लोग लड़ रहे हैं। उन लोगों को किसी प्रकार के जो ड्रेस कोड है, पीपीई का कोड है, वो ड्रेस है, उनको नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से 200 से ज्यादा कर्मचारी, और डेली ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं मीडिया में कि वो कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। जो लोग लड़ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, इलाज दूसरे का कर रहे हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे समय में वो पीड़ित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको पीपीई का ड्रेस कोड नहीं मुहैया किया गया। तो ये करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, ये काम सरकार ने किया नहीं। अगर उन्होंने पहले से प्लान बनाया होता तो ऐसा नहीं होता। एक बात है। तीसरी बात यह है कि अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, जिसमें मीडिया के द्वारा सरकार प्रोपोगंडा कर रही है कि इसमें तबलीगी जमात के लोगों की वजह से बढ़ रहा है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये तबलीगी जमात की वजह से आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। ये जो सरकार ने टेस्ट करने वाले लैब की संख्या कम थी, अब ये 200 से ज्यादा हो गई है, और ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। जब ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं तो ज्यादा संख्या आ रही है। जब ज्यादा संख्या आ रही है तो सरकार को लगता है कि हमारे ऊपर आरोप आएगा कि हम फेल है, लॉकडाउन करने के बावजूद भी फेल है। ऐसा आरोप हमारे ऊपर ना आए, इसलिए मरकज निजामुद्दीन या तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट बनाकर जिम्मेदार माना जा रहा है। ये बातें सारे परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन्होंने कोई घोषणा करने के पहले बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने होमवर्क किया, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक और उदाहरण से मैं कहता हूं, 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मूर्खता की हद है। अरे 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन हुआ, जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाती है देशवासियों को, श्रद्धांजलि नहीं दी जाती। ये कोई 6 दिसंबर नहीं है जिस दिन बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। ये प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले लोग कौन है? उनके गधेपन की मर्यादा निर्धारित होनी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, सरकार मीडिया वालों को आंकड़ा दे रहा है 30% जमाती, 35% जमाती, सरकार ही उनको आंकड़ा दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार के सलाहकार उनको ये आंकड़ा दे रहे हैं, ऐसे ही सलाहकारों ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया होगा कि श्रद्धांजलि अर्पित करो। तो इसका मतलब है ऐसे गधे लोगों को प्रधानमंत्री ने अपना सलाहकार बना के रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों से भी प्रधानमंत्री को सावधान रहने की जरूरत है, और मैं प्रधानमंत्री को उन लोगों से सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग ऐसा कहें कि मैं प्रधानमंत्री के विरोध में बयान दे रहा हूं, मैं उनको सावधान कर रहा हूं। वो सावधान होने की जरूरत है ऐसे गधे लोगों से। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जी, एक सवाल जो रह गया था वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, इस शब्द को काफी ज्यादा प्रचारित किया गया खासकर कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए, लेकिन WHO ने हाल ही में उसे वो लोग उस शब्द का प्रयोग करने से बच रहे, इसे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कह रहे। भारत में जो छुआछूत का जो एक दौर चल रहा था, तो WHO ने भी ये माना कि ये गलत शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग, इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द जो है वो गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोगों को ये ऐसा करने के लिए कहा गया है, इसलिए सोशल शब्द यूज किया गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग से करोड़ों शब्द, करोड़ों लोगों के शामिल होने का सेंस उसमें शामिल नहीं होगा, मगर भारत के रेफरेंस में
सोशल डिस्टेंसिंग का एक दूसरा मीनिंग आता है अनटचेबिलिटी की तरफ। इस वजह से शायद ये सतर्कता बरती जा रही हो, मगर वास्तविक शब्द सोशल डिस्टेंसिंग ही सही है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों को ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब करोड़ों लोगों को समाज ही कहा जा सकता है, सोशल शब्द ही सुटेबल है। और चूंकि कोरोना के लिए ऐसा किया जा रहा है, और इसलिए ये अनटचेबिलिटी का मामला नहीं है, ना केवल अनटचेबल लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना ये देखकर नहीं हमला करता है कि ये अनटचेबल है, आदिवासी है, बैकवर्ड है जी, बल्कि ये सारा संकट तो विदेश में जो भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ही सबसे ज्यादा है। यही लोग विदेश से भारत में आए और इन्होंने ही कोरोना भारत में लाया जी। ये SC ST OBC के लोगों ने नहीं लाया। मगर मैं इस बात के